गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 72 एग्ज़ाम का प्री का एक वीडियो लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को आइए हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बीपीएससी 72वीं एग्ज़ाम प्री के लिए बेनिफिशियल रह सकता है ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्गीकी, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है ए कवकों की, बी पादपों की, सी कीटों की, डी जीवाणुओं की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीटों की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी कीटों की। तो जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियां 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जातियां 10 लाख से अधिक कीटों की है। कुल ज्ञात जातियां 15 लाख स्पेसीज है, जिसमें 10 लाख स्पेसीज सिर्फ इंसेक्ट्स के हैं, कीड़े के हैं। जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं कीटों की जंतु। पादप प्रजातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। तो कीटों की जो है वो संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है ए खाली आंख द्वारा, बी कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, सी हैंड लेंस द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देख सकते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 मिलीमीटर या अधिक लंबाई के भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना और कुछ में 4000 गुना बड़ा करके क्या करता है? दिखाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 4000x गुना करके जूम करके किसी भी चीज़ का फ़ोटो दिखाता है। तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन है कथन और कारण। ए मतलब असर्शन कथन और आर मतलब रीजन कारण। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये कथन है। कारण में दिया, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका क्या उत्तर होगा? ए में है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका मतलब ए सही है और आर क्या है? गलत है। पोषण के आधार पर ए सही है मतलब कथन सही है और कारण क्या है? गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी हेटेरोट्रॉपिक तथा स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित माने ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी हेटेरोट्रॉपिक तथा स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम क्लोरोफिल में मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जैसे ये प्रकाश संश्लेषण की क्या क्रिया करते हैं। ठीक है, पर्णहरिम पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं। इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, मतलब असर्शन सही है, कारण गलत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। बी, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। सी, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से
कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि जीवाणु बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय प्रिमिटिव जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा, डी बैक्टीरियोफेज। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा और डी बैक्टीरियोफेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में क्या होता है, समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कथन अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और ए आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है, सही कारण भी है। मतलब अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, ये सही है, और इसका कारण है कि सभी एक कोशिकीय जीव, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अलैंगिक विधियों से सेक्सुअल प्रोसेस से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो विभंजन क्या है, एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन करने का, जनन करने का। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण भी करता है, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु। उपर्युक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, मतलब जीवाणु और कवक। ठीक है, जीवाणु और कवक कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से क्या किया जा सकता है, संवर्धित किया जा सकता है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलार्ड बैक्टीरिया के डीएनए का पुनर्लेखन भी किया है। कवक को भी कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जैसे पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर एवं सवेरेट डेक्स्ट्रोज एगर। विषाणु में स्वयं की उपाचयी मशीनरी के अभाव के कारण इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित करना कठिन है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को ए वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, बी वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, डी वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा सी। समतापी होमियोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव हमेशा एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी, बर्ड तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए सभी इकानियोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, अस्थिर मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा इक्नियोडर्म या इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अड़िये सममिति पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री वाले
ड्यूरोस्टमी यूसिलमेट यूमेटोआ जोआ होते हैं जिनकी डिंभक प्रावस्था में शरीर की समिति बाइलेटरल होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक वाइविपेरस नहीं होते हैं। तो सही नहीं है बोला है, तो यहाँ तो सभी को प्रजक बता दिया, प्रजक सभी नहीं होते हैं, सभी वाइविपेरस नहीं होते हैं, कुछ ओविपेरस भी होते हैं, अंडे देने वाले भी। ओविपेरस और वाइविपेरस, जो अंडे देते हैं ओविपेरस, जो जन्म देते हैं बच्चों को वाइविपेरस, पढ़े होंगे बायो में आप लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ए हाइड्रा, बी तिलचट्टा, सी केंचुआ, डी मछली। निम्न में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता, खून नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हाइड्रा। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु उसमें श्वसन अर्थात गैसों का आदान प्रदान विसरण डिफ्यूजन द्वारा होता है। तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ए स्टार फिश, बी सॉ फिश, सी पाइप फिश, डी गिटार फिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्टार फिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु वे मछलियां नहीं हैं, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, हेक फिश, रेजर फिश, क्राई फिश। ये सब मछली नहीं है, ये सब जंतु के नाम है। फिश मतलब यहाँ मछली ही नहीं होगा। ठीक है, स्टार फिश एक जंतु का नाम है, ये मछली नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है, मछली है? ए रजत मीन, बी क्रेप फिश, सी जेली फिश, डी कैट फिश। तो डी हो जाएगा कैट फिश। ठीक है, रजत फिश माने, रजत मीन माने सिल्वर फिश, सिल्वर फिश ये मछली नहीं है। कैट फिश इसमें से सिर्फ मछली है, बाकी ये मछली नहीं है। बोला है निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है, मछली है? तो कैट फिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। रजत मीन, सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेप फिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है। ठीक है, कैट फिश ही सिर्फ वास्तविक क्या है, मीन है, मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ए स्टार फिश, बी जेली फिश, सी हैग फिश, डी समुद्री घोड़ा। तो डी समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा जो है ये मछली है, बाकी ये तीनों में फिश लगा हुआ है, ये तीनों मछली नहीं है। स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश ये मछली नहीं है। ठीक है, सितारा मछली, स्टार फिश सितारा नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं जो संघ सिल्ट्रेट का एक जंतु है। और हैग फिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ों सी हॉर्स या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो कि एक वास्तविक अस्थिर मीन है, बोनी फिश होती है। सी हॉर्स या फिर इसको हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। समुद्री घोड़ा ये एक मछली का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? ए समुद्री कुकम्बर खीरा, बी समुद्री गाय, डी समुद्री घोड़ा, डी समुद्री बाघ। तो वही अभी पढ़े, सी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा अश्वमीन या हिप्पोकैम्पस एक ही चीज़ है, ये बोनी फिश होता है। ठीक है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 100, बी 0, सी 200, डी 300। तो बी 0। शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती है। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 100, बी 0, सी 200, डी 300। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 0। और व्याख्या में दिया है कि शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? ए गोल्डन महसीर, बी इंडियन नाइट जार, सी स्पूनबिल, डी वाइट आइबिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गोल्डन महासीर। ठीक है, गोल्डन महसीर पक्षी नहीं अपितु एक मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम टोर पुतितोरा है। गोल्डन महसीर यह एक मछली का नाम है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ए वेल, बी अफ्रीकी हाथी, सी दरियाई घोड़ा, डी ध्रुवीय भालू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेल। वेल जो है सबसे बड़ा मैमल है स्तनपायी।
ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ए मत्स्य, बी स्तनपायी, सी सरीसृप, डी उभयचर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्तनपायी। ठीक है, व्हेल जो है वो किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। निम्न में कौन सा स्तनपायी है? मैमल है, इंग्लिश में मैमल बोलते हैं स्तनपायी। ए शार्क, बी स्क्विड, सी ऑक्टोपस, डी व्हेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी व्हेल। व्हेल जो है स्तनपायी है, मैमल है। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत व्हेलों में विशालतम है? ए फिनबैक व्हेल, डी ब्लू व्हेल, सी स्पर्म व्हेल, डी हम्पबैक व्हेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल फिस्टर मैक्रोसेफलस विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। स्पर्म व्हेल की दांत विशालतम होती है, सबसे बड़ी दांत। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? ए एकिडना, बी कंगारू, सी से ही डी व्हेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। स्तनपायी जीव जो अंडे देती है उसमें आता है एकिडना। बाकी सब यहाँ स्तनपायी जीव है, मैमल है, कंगारू, व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? स्तनधारी मैमल होना चाहिए और अंडे भी देता है। लॉरिस, कंगारू, हेजहॉग, एकिडना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकिडना। एकिडना एक ऐसा स्तनधारी है, मैमल है, जो अंडा देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ने वाला स्तनपायी है। ए जगुआर, बी शुतुरमुर्ग, डी सी पेलिकन, डी चमगादड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्र बाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग पीछे भाग में होती हुई पूंछ तक चली जाती है और एक पंख का निर्माण करती है। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ बैट्स ऐसा मैमल है जो उड़ पाता है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ए चमगादड़, बी कौवा, सी चील, डी तोता। तो ए चमगादड़। चमगादड़ जो है वो पक्षी वर्ग में बर्ड्स के कैटेगरी में नहीं आता, वो मैमल के कैटेगरी में आता है, लेकिन उड़ पाता है। वही इसका व्याख्या वही है कि चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है, नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में निकलता है, निशाचर। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, आगे वाला अग्रबाहु, आगे का बाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ए समुद्री गाय, 2 समुद्री घोड़ा, 3 समुद्री सिंह। इसमें से कौन सा स्तनधारी है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी माने 1 और 3, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। ये क्या है? स्तनधारी हैं, जबकि समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। समुद्री गाय सी काऊ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स एक प्रकार की कशेरुकी मछली है और समुद्री सिंह सी लायन भी एक स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। तो डॉल्फिन जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी स्तनी में। डॉल्फिन मैमल्स में है। डॉल्फिन एक जलीय जीव जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी में पाए जाने वाला डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन, ये मैमल है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ए मछली, बी पक्षी,
सी सरीसृप, डी स्तनपायी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी स्तनपायी। सील या फोका एक स्तनपायी मैमलिया जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है, जो कि मांसाहारी जीव है, स्तनधारी जंतु है। नेक्स्ट है एम्फीबिया बताता है ए बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को, बी केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, सी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, डी जल एवं स्थल पर दोनों ही रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया किसे कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पे जो रह पाए उसको बोलते हैं एम्फीबिया। जैसे मेढक, टोड, ये सब जल में भी रह सकते हैं, ज़मीन में भी रह सकते हैं, उसको एम्फीबियंस कहते हैं या एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयुक्त होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। एम्फीबियंस जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ए मछली, बी कबूतर, सी मेढक, सी डी तिलचट्टा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मेढक। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों में रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुरूप अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहता है। मेढक की त्वचा क्या होती है? उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इसे अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से क्या कर सकता है? सांस ले सकता है। और स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़े से श्वसन करता है। तो मेढक का वो प्रॉपर्टी है कि स्किन से भी अपना सांस लेता है मेढक। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। ए सही, बी गलत, सी में से कोई नहीं, डी उपयुक्त सही। तो एकदम सही है, मेढक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जीव में आते हैं मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। मेढक के कायांतरण में पिछली टांगें समाप्त हो जाती है, खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है या आंत छोटी हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आंत छोटी हो जाती है। अधिकतर टेडपोल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्यतः शैवाल या जलीय पौधों का भक्षण करते हैं, परंतु जब टेडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती हैं, इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है, जो मांसाहारी भोजन के पाचन में क्या होती है? सहायक होती है। घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। तो गंगा नदी में। गेबिलिस घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। नृशंस प्राणी कौन सा होता है? पेंगुइन, व्हेल, ऑटर, कछुआ। तो सी ऑटर। उदबिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो स्तनधारी जंतु है, मैमल है। व्हेल का शरीर धारा रेखित स्ट्रीमलाइंड होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। ऑटर नृशंस प्राणी, उदबिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। ए जाहक, हेजहॉग, दूसरा सैल मूसक, मॉर्मोट, तीसरा वज्र सल्क, पेंगोलिन। उपयुक्त में से कौन सा जीव या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी 1 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1 और 3, हेजहॉग और पेंगोलिन। ये पूरा अपने आप को क्या कर लेते हैं? लपेट लेते हैं। हेजहॉग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये अपनी रक्षा कर सके। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। हेजहॉग और पेंगोलिन ये अपने आप को गेंदनुमा बना लेते हैं दुश्मन से रक्षा करने के लिए जब ये डर जाते हैं।
हेजहॉग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? ए डिंगो, बी अल्सेशियन, सी डाल्मेशियन, डी लेब्राडोर। तो ए डिंगो। डिंगो जो है भौंकने में क्या है? असमर्थ है। श्वान मतलब होता है कुत्ता। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंककर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुत्ता को ही श्वान भी बोला जाता है, श्वान, कुकुड़ भी बोला जाता है। तो कौन सा कुत्ता भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो और बसेंजी। बाकी सब भौंक पाते हैं, अल्सेशियन, डाल्मेशियन, लेब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है? ए रीछ, बी सूर्य भालू, सी भूरा भालू, डी बिलार भालू। तो ए रीछ। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू को रीछ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया? ए वनमानुष चिंपैंजी, बी तोता, सी कुत्ता, डी सूस डॉल्फिन। तो सी कुत्ता। वनमानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों को समझना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। संकेतों को समझना और संकेतों को भेजना, प्रेषित करना, ये हम वनमानुष को सिखा सकते हैं, तोता को, डॉल्फिन को। कुत्ता को नहीं सिखाया जाता। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। ए जानने की इच्छा प्रकट करना, बी घ्राण शक्ति काल विकसित होना, सी विपरीत अंगूठे, डी ठोड़ी का बाहर निकलना। तो ए जानने की इच्छा प्रकट करना। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं के अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है और किसी में नहीं होती है। तो वानर गुणों से अलग वानरों में जानने की इच्छा प्रकट करना बहुत कम देखा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है? ए गिबन, बी गोरिल्ला, सी लंगूर, डी ओरंग उठान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लंगूर। कपी माने बंदर ही होता है। प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं, हीन कपी या छोटे लघुतम आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन, और महाकपी या बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंगुटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि बानर वर्ग में शामिल किया जाता है। लंगूर मानव सदृश लघुतम कपी है। ए गिबन, बी चिंपांजी, सी गोरिल्ला, डी ओरंगुटान। तो ए गिबन। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। ए भालू, बी बिल्ली, सी कुत्ता, डी खरगोश। तो भालू जिस कुल का है उसी कुल का पांडा भी है। भालू बियर के उर्सिडे के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। निम्नलिखित जंतु में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ए बंदर, बी मगर, सी मछली, डी मेढक। तो मेढक। 3 प्रकोष्ठ, 3 चैम्बर्ड हार्ट। मेढक, उभयचर, सांप एवं छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर व मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है। किसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 3 प्रकोष्ठ? तो मेढक में, सांप में और छिपकली में। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर और मगर में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ए स्तनधारियों में, बी पक्षियों में, सी उभयचरों में, डी मछलियों में। तो सी उभयचरों में। उभयचर जितने भी हैं एम्फीबियंस उसमें त्रिकोष्ठीय 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? उभयचरों में, एम्फीबियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? ए ऊंट, बी जिराफ, सी चूहा, डी मछली। तो इसका उत्तर में स्टार दिया हुआ, मतलब इनमें से शायद कोई नहीं होगा। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते। ठीक है।
तो इसमें चूहा हो सकता है, ऊँट भी दे दिया है, दो ऑप्शन दे दिया है, इसलिए चूहा या ऊँट दोनों हो सकता है, ए और सी, जबकि ऐसा ऑप्शन में नहीं है, एक ही चुनना है, इसलिए ऊँट और चूहा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? ए हिरन, बी गीदड़, सी जेबरा, डी घोड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खूर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार कैनिडे की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। तो गीदड़ों में खूर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़, डी हिरन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हिरन। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ और सूची 2 में है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। इधर है भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ, इधर वैज्ञानिक नाम। एशियाई जंगली गधा, इधर बारहसिंगा, इधर चिंकारा, इधर नीलगाय, और इधर सबका क्या है, साइंटिफिक नाम है। बोसलाफस ट्रैगोकैमेलस, रूस वर्स, दुआ उसेली, इक्कस हेमिओनस, गजेला बेनेट्री। आइए इसका उत्तर देखते हैं। साइंटिफिक नेम सब ये सब याद करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एशियाई जंगली गधा को कहते हैं इक्कस हेमिओनस, ये साइंटिफिक नेम है। जैसे आम का होता है ना मैंगीफेरा इंडिका, इंसान का मानव का होता है होमो सेपियंस, ऐसे अलग अलग, उसी तरह इसका एशियाई जंगली गधा का इक्कस हेमिओनस, ठीक है। उसके बाद नील गाय का होता है बोसलाफस ट्रैगोकैमेलस, चिंकारा का होता है गजेला बेनेट्री, और बारहसिंगा का रूसवर्स दुआ उसेली। तो सब नाम है, याद रखना पड़ेगा। नील गाय का बोसलाफस ट्रैगोकैमेलस। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ लक्षण है, इधर प्राणी है। सूची 1 में है पंखहीन कीट, उड़ान रहित पक्षी, अपाद सरीसृप और फुफ्फुसहीन प्राणी, ठीक है। तो इसको मिलाना है। इधर है कीवी, रजत मिनाब, कुर्म, सर्प, मत्स्य। तो पंखहीन कीट इसका हो जाएगा रजत मिनाब। उड़ान रहित पक्षी कीवी, अपाद सरीसृप सर्प, पैर नहीं होता है, रेप्टाइल है तो सर्प। फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य। उड़ान रहित पक्षी, उड़ नहीं पाता, कीवी। पंखहीन कीट, कीड़ा है पंख नहीं है, रजत मिनाब। नेक्स्ट है कीवी, है कीवी के बारे में बता रहा है। ए गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। बी उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सी एक रेगिस्तानी सर्प, और डी ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कायरोप्टरन स्तनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उड़न अक्षम पक्षी, उड़ने में असक्षम है और न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसलिए न्यूजीलैंड टीम को कीवी कहा जाता है। कीवी, न्यूजीलैंड का टीम को कीवी भी कहा जाता है। क्रिकेट में भी आप सुने होंगे कीवी नाम। तो ये उड़न अक्षम पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। निम्न में कौन सा जैविक मूल का है? ए मूंगा, बी पन्ना, सी मानिक, डी पुखराज। तो ए मूंगा, पन्ना, मानिक और पुखराज जैविक मूल के नहीं है, जबकि मूंगा जैविक मूल का है। ऑक्टोपस, ए संधिपाद है, बी शूलचर्मी है, सी एक हेमिकॉर्डा है और डी एक मृदु कवची मोलस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मृदु कवची मोलस्क है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कैसा जीव है? तो मोलस्क। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। ऑक्टोपस मोलस्क जंतु है, मृदु कवची।
जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं, 2 बड़ा आँख पाया जाता है। इसका सिर में मुंह होता है। ऑक्टोपस, ठीक है, और 8 भुजाएं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। ए ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी कोरल, डी जेलीफिश। तो बी स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के रंग का नहीं है? एक केकड़ा, बी बरूथी, अन्य तीनों वर्ग का नहीं, क्लास का नहीं। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। तो एक केकड़ा जो अलग है, बरूथी, मकड़ी और बिच्छू एक ही वर्ग का है। केकड़े का वर्ग है मेलेकोस्ट्राका, बाकी तीनों बरूथी, बिच्छू और मकड़ी का है एरेक्निडा। बरूथी ये एरेक्निडा क्लास का, एरेक्निडा वर्ग का है। बिच्छू का वर्ग है एरेक्निडा, मकड़ी का भी वर्ग है एरेक्निडा। केकड़ा मेलाकोस्ट्राका। तो केकड़ा ही अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। बरूथी, बिच्छू और मकड़ी का एक ही वर्ग है एरेक्निडा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, वाइट लेग हॉर्न। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। ए तोतों की, बी मोरों की, सी कुक्कुटों की, डी उल्लुकों की। तो सी कुक्कुटों की। वाइट लेग हॉर्न इसका किस्म है कुक्कुट, मुर्गा का वाइट लेग हॉर्न। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी, बी क्रस्टेशियाई, सी कीट, ए बहुपात। मकड़ी वंशी टिक और माइट। टिक्स और माइट्स वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग अपेंडेजेस संधि युक्त जॉइंटेड होते हैं तथा इनका शरीर बाइलेटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। तो ये मकड़ी वंशी होते हैं। नेक्स्ट है, दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। तो श्वेत चींटी कहा जाता है दीमक को। टर्माइट्स को श्वेत चींटी, व्हाइट एंट्स भी कहा जाता है। यह कीट वर्ग प्राणी है जो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। दीमक, श्वेत चींटी, व्हाइट एंट्स भी कहा जाता है। जुगनू होता है एक मोलस्क, कीट, कृमि या सूत्रकृमि। तो जुगनू जो है एक प्रकार का कीड़ा है, कीट है, इंसेक्ट। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके, लाइट उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों को शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफरेस नामक एंजाइम के कारण होती है। जुगनू जो चमकता है रात में, लगता है कि बल्ब जैसा जल रहा है छोटा छोटा, लूसीफेरस जुगनू। तो ये एक कीट है, इंसेक्ट। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? ए सहजीविता, बी उपपरजीविता, सी आंतरिक परजीविता, डी बाह्य परजीविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उपपरजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित, हाइपर पैरासिटिज्म। एक परजीवी दूसरे परजीवी पर आश्रित रह रहा है, उसको कहेंगे उपपरजीविता। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? ए खटमल, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी, डी मच्छर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मकड़ी। स्पाइडर, स्पाइडर का क्लास है एरेक्निडा, एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। उदर के पीछे भाग में स्थित ग्रंथियों, ग्लैंड्स के स्राव से निकलने से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ प्रीडेटर्स होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद लेग्स पाए जाते हैं, जो सभी कीटो इंसेक्ट्स का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इनके 8 पैर पाए जाते हैं। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये सबके 6 पैर, मकड़ी के 8 पैर। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 6 टांगें, 8 टांगें, 10 टांगें, 12 टांगें। तो 8 टांगें। स्पाइडर का कितना लेग्स होता है? 8। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ए तितली, बी तिलचट्टा, सी मच्छर, डी मकड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मकड़ी।
मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? ए टसर रेशम, बी गोसामर रेशम, सी मूंगा रेशम, डी अहिंसा रेशम। तो बी गोसामर रेशम, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, गोसामर रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मकड़ियों द्वारा जो रेशम होता है उसको क्या बोलते हैं? गोसामर फाइबर, गोसामर रेशम। रेशम के और भी प्रकार होते हैं, मलबेरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ए एग, बी डिंभक लार्वा, सी प्यूपा, डी पुण्य कीट। तो सी प्यूपा, प्यूपा स्टेज में वाणिज्यिक फाइबर तंतु पैदा करता है। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म कोशित अवस्था मतलब प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल, कोया, कोकून तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो प्यूपा स्टेज में सिल्क वर्म क्या पैदा करता है? तंतु, फाइबर, रेशा। रेशम कीट जिन पर पनपता वे है? ए रीठे की पत्तियां, बी बिंडू की पत्तियां, सी आड़ की पत्तियां, डी सहतूत की पत्तियां। तो सहतूत की पत्तियां में रेशम कीट पनपता है। रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है, यह सहतूत के पत्तों पर पनपता है। रेशम कीट। निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मोती, मूंगा, लाख, गोंद। तो सी लाख। लाख को लाख के कीट लैक इंसेक्ट या लैकीपर और टैकीकार्डिया से प्राप्त किया जाता है। इसका श्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट करती है। इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चपरा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ए रेशम, बी शहद, सी लाख, डी मोती। तो मोती जो है वो कीड़ों से नहीं प्राप्त होता है। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टेडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। मोती किससे मिलता है? मोलस्का प्रकार के जीव से। मोलस्का संघ के जीव पिंक टेडा और या फिर पर्ल ऑयस्टर से मिलता है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ए छिपकली, बी तिलचट्टा, सी घरेलू खटमल, डी मच्छर। तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। ऑक्सीजन हेतु हेमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर में प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब्स की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या फिर सफ़ेद रंग का होता है। तिलचट्टा का रक्त खून सफ़ेद होता है। मानव का रक्त क्या होता है? लाल होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तिलचट्टा का रक्त में हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। ए मेढक, बी केंचुआ, सी सर्प, डी मोर। तो बी केंचुआ। केंचुए में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ए त्वचा से, बी क्लोम से, सी फेफड़ों से, डी वातक तंत्र से। तो डी वातक तंत्र से। सभी कीटों इंसेक्ट्स में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों, एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र, ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ट्रैकिया के द्वारा सब सांस लेते हैं। अधिकांश कीट, कीड़े, इंसेक्ट्स किसके द्वारा सांस लेते हैं? ट्रैकिया के द्वारा, और उस सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, हिंदी में वातक तंत्र कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए टेपवर्म उभयलिंगी हैं, फीता कृमि उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट। गोल कृमि राउंड वर्म के अलग अलग लिंग सेक्स होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि नेमाटोड से होता है और गिनी कृमि एनेलिड है। तो इनमें कौन कौन सही है? 1 और 2, 1 2 3 3 4 या 2 3 4। तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3, ये तीनों सही है और चौथा वाला गलत है। इसका देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। प्रश्नगत कथन 1 2 3 सही है, मतलब टेपवर्म हर्माफ्रोडाइट है, राउंड वर्म के अलग अलग सेक्स होते हैं और फाइलेरिया नेमाटोड होते हैं। जबकि गिनिया वर्म को कह रहा है एनेलिड,
जबकि गिनिया वर्म एनेलिड नहीं है, गिनिया वर्म के भी नेमाटोड है। गिनिया वर्म क्या है? नेमाटोड। इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है, जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, अस्थमा, उल्टी, खुजलाहट, योसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण होते हैं। गिनिया वर्म नेमाटोड है, शरीर में चला जाएगा तो अस्थमा, वोमिटिंग, खुजलाहट, ये सब बीमारी होगा। निम्नलिखित में कौन से जीव अपरदहारी डेट्राइटिवोर है? केंचुआ, जेलीफिश, सहस्रपादी, मिलीपीड या सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा या काष्ठयुका, वुडलाइस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1, 3, 5। मतलब केंचुआ, सहस्त्रपादी, मिलीपीड और वुडलाइस। जेलीफिश और सी हॉर्स ये क्या है? ये मछली मत्स्य में आता है ना। डेट्राइटिवोर्स अपरदहारी हेटेरोट्रॉप है, जो अपना पोषण अपरदत्त, मृत या सड़े गले के पौधों और जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। तो केंचुआ, काष्ठयुका, वुडलाइस या मिलीपीड अपरदहारी हैं। अपरदहारी मतलब डेट्रिवोर्स एक प्रकार का हेटेरोट्रॉप है, जिनको न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होता है? मृत या सड़े गले पौधों और जानवरों को खा करके। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फीडर हैं? असल्कमीन, कैटफिश, अष्टभुज, ऑक्टोपस, सीप, ऑयस्टर या हवासील, पेलिकन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑयस्टर। फिल्टर फीडर निस्यंदक भोजी। फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सीप इसमें आता है, सीप, मोती, ऑयस्टर। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर हैं, नॉक्टर्नल होते हैं? ए घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, बी मच्छर, चमगादड़, उल्लू, सी मच्छर, गौरैया, हिरन, सी उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो बी हो जाएगा, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ऐसे दिन में भी मच्छर होता है, मगर चमगादड़ रात में ही आता है, उल्लू भी रात में। तो बी ज़्यादा सुटेबल आंसर है, इसलिए बी हो जाएगा। रात्रिचर जंतु, नॉक्टर्नल एनिमल, वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रियाँ अत्यधिक विकसित होती है। सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है। एक दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, मस्क्यूटो, चमगादड़, बैट, उल्लू, आउल, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ए चींटी, बी हाथी, सी डॉल्फिन, डी मानव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चींटी। दिए गए विकल्पों में से चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं? ए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, बी मेथनॉल, सी फॉर्मिक अम्ल, डी स्टेरिक अम्ल। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द या चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कार्बोक्जिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। फॉर्मिक एसिड कार्बोक्जिलिक एसिड का पहला सदस्य। चींटियाँ काटती है तो यही एसिड हमारे शरीर में रिलीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? कवक के कृषक, फार्मर्स ऑफ कवक, फंगस। चींटी, कॉकरोच, केकड़ा, मकड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चींटी। चींटियाँ एवं कुछ कवकों के मध्य अन्योन्याश्रिता का संबंध होता है। लीफ कटर प्रजाति की चींटियाँ इस संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चींटियों को कहा जाता है कवक का कृषक। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में क्या कह रहा है? पहला, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं।
ए केवल 2 और 4 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 3 और 5 सही है, डी केवल 2 और 5 सही है। तो 2 और 5 सही है। केवल मादा जो है वही रक्त चूसती है, खून चूसने का काम फीमेल मॉस्किटो करती है, मादा मच्छर फीमेल मॉस्किटो। और नर की तुलना में, नर की अपेक्षा मादा के जो डैने होते हैं वो बड़े होते हैं। तो 2 और 5 जो है वो सही उत्तर है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, केवल 2 और 5। 2 नंबर कथन है केवल मादा रक्त चूसती है, और 5 नंबर में नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों, पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती हैं और बाह्य परजीवी के रूप में होती हैं। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। मादा मच्छर ही जो है इंसानों का खून चूसती है, ये पक्षियों का, मैमल्स जितने भी हैं उनका, वार्म ब्लडेड एनिमल्स खास करके जितने भी हैं उनका खून चूसने का कार्य करती है मादा मच्छर। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती है। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ए मोलक, बी ऊँट, सी जेब्रा, डी यूरोमेस्टिक्स। तो बी ऊँट इंटेस्टाइन में, आंत्र में जमा करते हैं पानी, जल का संग्रह कर लेते हैं। कौन? ऊँट, कैमेल। एक बार पानी पी लेते हैं तो लंबे समय तक इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है कैमेल, शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट, कैमेल को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतया मरुस्थल डेजर्ट के प्रति अनुकूलित है, एडेप्टेड है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर, बहुत ज़्यादा जल को पीकर जल का संग्रह करते हैं, स्टोरेज अपनी आंत्र इंटेस्टाइन में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊँट जो है वो अपने इंटेस्टाइन में जल का संग्रह करता है। ठीक है, ये IAS प्री 1994 में पूछा गया था, बहुत पहले का क्वेश्चन है, परंतु चलिए जानकारी के लिए सही है। ऊँट, कैमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ए जिराफ, बी ऊँट, सी कंगारू, डी कंगारू चूहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कंगारू चूहा। ऊँट नहीं होता, कंगारू चूहा इसका उत्तर होगा। कंगारू चूहा, कंगारू रैट बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र, वृक्क की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। सॉलिड मूत्र निकालता है कंगारू रैट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, एक्सक्रीट करता है? ए कंगारू चूहा, बी जिराफ, सी गिलहरी, डी कौआ। तो कंगारू चूहा। कंगारू रैट बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। जो उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका विशेष संरचना का होता है, विशेष कार्य प्रणाली होता है, जिसके कारण वह ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कंगारू चूहा सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथिनोप्रांत नर को मार देती है? ए व्याध पतंग, ड्रैगन फ्लाई, बी मधुमक्खी, सी मकड़ी, डी गर्त परिदाकू। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मकड़ी। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मेथिनोप्रांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? ए यह सर्प पक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनता है। बी यह सजीव प्रजक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। सी यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। डी यह एक विशाल अनियततापी प्राणी है जिसे सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की ज़रूरत होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह अंड प्रजक सर्प है, किंग कोबरा, अंडा देने वाला, जो घोंसले में अंडा देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की क्या करता है? पहरेदारी करता है। किंग कोबरा एक अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की क्या करता है? पहरेदारी करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? ए श्रृंखला परिदाकू, चेन वाइप, बी राजनाग किंग कोबरा, सी क्रैत और डी सॉ स्केल्ड वाइपर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किंग कोबरा। राजनाग या नागराज किंग कोबरा एक ओविपेरस सर्प है, अंडा देता है, जो कि घोंसले का निर्माण करता है। मादा उसमें लगभग 20 से 40 अंडे देती है। इस सर्प में पैतृक संरक्षण, पेरेंटल केयर प्रवृत्ति पाई जाती है। यह विशेष सर्प अत्यधिक गुस्सैल प्रकृति का होता है तथा इसका विष मात्रा में अधिक होने के कारण प्राण घातक होता है। कोबरा सर्प का विष होता है ए, तंत्रिका विषी, बी, रुधिर विषी। दोनों ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तंत्रिका विषी। कोबरा सर्प का विष मुख्यतः तंत्रिका विषी न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है सीधे, जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें कार्डियोटॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है? ए, करैत, बी, रसल परिदाकू, सी, रेटल सर्प, डी, नागराज। डी, नागराज। किंग कोबरा। किंग कोबरा का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से ही खोज लेने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? ए, कोबरा, बी, वाइपर, सी, कोरल स्नेक, डी, अजगर। तो डी, अजगर। अजगर जहरीला नहीं होता है। यदि सांप की निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वे विषहीन होते हैं। उदर सल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले न हो, तब इस अवस्था में सर्प विषहीन होते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समान है? ए, मछलियों के विद्युतक, बी, रेम मछलियों के मांस, सी, स्तनियों की वसा ग्रंथियाँ, डी, कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथियाँ। तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। सर्पों की विष ग्रंथियाँ, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ सैलिवरी ग्लैंड्स के समान होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। ए, चिबुका अस्थि दंत के, बी, तालु दंत के, सी, स्वानीय दंत के, डी, जंबिका दंत के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जंबिका दंत। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े के मैक्सिली हड्डियों में 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत पॉइजन फैंग्स तालु से मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत, जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं, पॉइजन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। दूसरा, मछलियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। तीसरा, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। चौथा, सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब चारों कथन सही है। समुद्री कच्छपों में कुछ प्रजातियां जैसे सेलोनिया मियोडेस शाकाहारी होती हैं, जो शैवाल और समुद्री घासों को खाती हैं। इसी तरह मछली की भी कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, जैसे सर्जियन फिश, पैरट फिश आदि। कुछ समुद्री गाय, मैनेटिस, डुगोंग्स आदि साथ ही सांपों की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर्स बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि अधिकांश सांप अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। सही, बी, गलत, सी, इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त सही। तो ये गलत है, कुत्ता मांसाहारी जानवर है, शाकाहारी जानवर नहीं है। कुत्ता शाकाहारी जानवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ए, पानी, बी, मैग्नीशियम, सी, नाइट्रोजन, डी, कैल्शियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे उगते हैं, जो कीटों का भक्षण करके। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोल रहा है। मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उग जाते हैं। कीटभक्षी कीड़ों का भक्षण करके, कीड़ों को खा करके ये अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की क्या करते हैं? पूरी करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ए, पेंशन फ्लावर पादप, बी, घटपर्णी, सी, रात की रानी, नाइट क्वीन, डी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, घटपर्णी। पिचर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधों में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। घटपर्णी पौधे में जो फंस जाते हैं, जो कीड़ा, मर जाते हैं विषैले द्रव से, लिक्विड से। घटपर्णी के पिचर प्लांट बोला जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? ए, स्तंभ, बी, पत्ता, सी, अनुपर्ण, डी, पर्णवृंत। तो पत्ता। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं।
इन पौधों की पत्तियों के पर्णफलक लैमिना कलश या सुराही की भांति विकसित होती है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है, वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्ण द्वारा कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? ए ईस्ट किण्वन, बी कैसीन दुग्ध प्रोटीन, सी एलोवेरा आवृतबीजी, डी घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी। तो इसका सही उत्तर डी है। घटपर्णी को सही नहीं मिलाया गया, बाकी सब सही मिलाया गया। घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये परजीवी नहीं है, हेटरोट्रॉपिक नहीं, ऑटोट्रॉफी है। नेफेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। नेफेंथिस खासियाना ये पिचर प्लांट है, इसका नाम है नेफेंथिस खासियाना। ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी मेघालय, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मेघालय। नेफेंथिस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। नेफेंथिस खासियाना। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ए जड़, बी तना, सी फल, डी पुष्पकली। तो बी तना। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ए जड़, बी तना, सी फल, डी पुष्पकली। तो बी तना। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी टर्मरिक के पौधे का खाने का लायक हिस्सा प्रकंद है, राइजोम है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय राइजोमेटस बहुवर्षीय शाकीय पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है तथा यह कुल जिंजीबरेसी फैमिली जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है। इसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। हल्दी पौधे के कौन सा भाग से मिलता है? तो तना से मिलता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? ए जड़, बी प्रकंद, सी फल, डी पुष्प। तो प्रकंद। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं ए बल्ब, सी बी ट्यूमर, सी कॉर्म, डी राइजोम। तो राइजोम कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? ए आलू, बी शकरकंद, सी बंडा, जिमीकंद। तो बी शकरकंद। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से शकरकंद है। शकरकंद कार्बोलिबेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। पर्यानुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा होता है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के परिसंधियों से होती है। सूत्र निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ए गन्ना का, बी अदरक का, सी आलू का, डी शकरकंद का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शकरकंद। शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है। गन्ना, आलू, अदरक। जबकि शकरकंद कुंभी रूप है। शकरकंद का संग्रह अंग जड़ है, जड़ या मूलांकुर से विकसित होता है। शकरकंद रूट में आता है। और पोटैटो, अदरक और शुगर केन ये इसका तना होता है, स्टीम, खाया जाने वाला भाग, संग्रह अंग। निम्न में से कौन सा तना है? ए शलजम, बी अदरक, सी गाजर, डी शकरकंद। तो बी अदरक। अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आता है। शलजम, गाजर और शकरकंद रूट्स में आता है और अदरक आता है स्टेम में। पोटैटो भी स्टेम में आता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ए यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, सी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, डी इसमें क्लोरोफिल की कमी है, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बी हो जाता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड्स और इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, तो यह कहा जाता है कि अदरक तना है, जबकि जड़ नहीं है। अदरक को स्टेम कहा जाता है, तना, जड़ नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रकंद, स्तंभकंद, शल्ककंद और धनकंद। और इधर है लहसुन, जिमीकंद, सुरन
अदरक और आलू। तो आइए इधर सुमेलित किया हुआ है, देख लेते हैं। प्रकंद का हो जाएगा अदरक, स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन, धनकंद जिमीकंद सूरन। कौन सा भाग है ये खाने वाला? अदरक का प्रकंद, आलू का स्तंभकंद, लहसुन सल्ककंद, जिमीकंद, घनकंद। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ए गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल, डी आलू। तो आलू पोटैटो एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभकंद ट्यूबर है, सोलानम ट्यूबरसम, इसलिए पोटैटो का नाम भी है, जिनमें भोजन का संचयन स्टोरेज होता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएँ होती, बर्ड्स पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। आलू की आंखें नोट्स को प्रदर्शित करती हैं, जिनमें नए पौधों का विकास होता है। आलू है एक मूल, फल, कंद, सल्ककंद, सी कंद। मटर पौधा है, ए शाक, बी पुष्प, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक। मटर पौधा क्या है? शाक है। मटर का पौधा पी प्लांट एक द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडन शाकी हर्बेसियस तथा 1 वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान टेंड्रिल पाए जाते हैं। यह कुल फैमिली के लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। मटर पौधा ए शाक। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लौंग के बारे में। लौंग है तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां, बीज। तो बंद कलियां सी क्लोव्स। क्लोव्स क्या है? बंद कलियां है या पुष्प कलिका है, जिनका उपयोग औषधि, भोज्य पदार्थ, मसालों इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल मिर्टेसी फैमिली मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां कड़ी एवं अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे उत्पादक देश है बड़ा, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद कर्नाटक एवं केरल में इसका स्थान आता है। लौंग क्या है? तो बंद कलियां हैं। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। तो लौंग को फूलकली भी कहा जाता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। तो सूखे हुए पुष्पकली डी। लौंग फूल का कली से प्राप्त होता है, शुष्क फूलकली। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। अदरक राइजोम, केसर बीज, अफीम की डूडी, संतना। तो इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है? तो केसर को बीज कहा गया है, जबकि केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिका स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। केसर होता है सूखा मिश्रण सी फूल के बीज बनाने वाले भागों का। फूल के बीज बनाने वाले भागों का सैफरन केसर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नीचे दिए गए पौधों तथा उनके भाग के जुग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक प्रकंद, प्याज मांसल, पर्ण, आलू मूल, नारियल भ्रूणपोष। तो आलू में मूल लिखा हुआ है जो कि गलत है। आलू का खाने वाला भाग कंद होता है, स्टेम रूपांतरित तना, न कि मूल। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना। इसका सही उत्तर हो जाएगा तना। स्टेम खाया जाता है आलू का। निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। तो सी भिंडी एक फल है। भिंडी जिसको ओकड़ा भी कहा जाता है, लेडीज फिंगर कहा जाता है, पौधा का एक पुष्पीय पादप है, फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका वनस्पतिक नाम एबेलोमुस्कम एस्कुलेंटस है। एबेल मुस्कस
एस्कुलेंटस। भिंडी का वानस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। ओकरा भी कहा जाता है भिंडी को, लेडीज फिंगर भी कहा जाता है। इसका फल जो है वो कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है और इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है, इसलिए भिंडी को फल कहा जाता है साइंस की भाषा में। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना है, मूली का जड़ को खाते हैं, शकरकंद का भी हम जड़ को खाते हैं, भिंडी का फल को खाते हैं। भिंडी का जो फल होता है वो खाया जाता है। लौंग पुष्प का कली। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। तो ये सेब। जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे एप्पल, कैस्यू नट, नाशपाती। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है डूप, हेस्पेड्रियम, नट, एक्विजीबेरी। तो डूप। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। आम को भी तब कह सकते हैं ड्रूप में। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त क्या हो, गुठली हो, उसको ड्रूप कहते हैं, DRUP, ड्रूप। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है ए क्लोरो यौगिक, बी सल्फर यौगिक, सी क्लोरीन यौगिक, डी एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सल्फर यौगिक। लहसुन, गार्लिक की अभिलाक्षणिक गंध स्मेल का कारण गंधक यौगिक सल्फर यौगिक है, सल्फर कंपाउंड। लहसुन में सल्फर पाया जाता है इसलिए उसका वैसा गंध होता है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील, वोलेटाइल होता है और महत्वपूर्ण तेल होता है, सक्रिय गुण रहता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूप में किया जाता है। कफ अगर हो गया तो लहसुन का सेवन करना चाहिए। मूत्र बढ़ाना है, मूत्रवर्धक, जिसको टॉयलेट नहीं आ रहा है लहसुन खाओ। स्वेदजनक, पसीना भी जनरेट करता है लहसुन। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं ए सल्फोनिक अम्ल, बी सल्फेनिक अम्ल, डी एमिनो अम्ल, बी कार्बोलिक अम्ल। तो सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक प्याज में। मिर्च की तीक्ष्णता, मिर्च झाल क्यों होता है, तीखा क्यों लगता है? तो उसके कारण है मिर्च में पाया जाता है कैप्सिसिन। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद का एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सिसिन है। C18H27NO3 की उपस्थिति के कारण कैप्सेइसिन के कारण मिर्च तीखा होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेइसिन। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है ए रिसिन, बी कैप्सेसिन, एरिकोलिन और कैफियोल। तो कैप्सिसिन। फलों के मीठे स्वाद का कारण है ए माल्टोज, बी राइबोज, सी लैक्टोज, डी फ्रुक्टोज। तो डी फ्रुक्टोज। निम्न में से किस समूह को जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का लगाने में महत्व है? लाइकन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु, डाइटम। तो डाइटम। सहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनस, समाग, नट। तो सोरोसिस। निम्न रेशों में कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। तो कपास। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? सेकेल सीरियल, पोमैटो, ट्रिटिकेल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? बोना गेहूँ, संकर मक्का, ट्रिटिकेल, सोयाबीन। तो ट्रिटिकेल। इस प्रकार से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगले नेक्स्ट वीडियो में
जो है हम लोग आगे का भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।